नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इकाई 1 के अंतर्गत प्राचीन इतिहास का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास का परिचय। तो सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास है क्या है। तो देखिए, अतीत की घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। जो भी घटना बीत गया वो इतिहास हो जाता है, लेकिन इतिहास में एक प्रामाणिकता होती है। ठीक है, तो इतिहास केवल जो भी कोई भी घटना है अगर वो बीत गया तो इतिहास नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब तक उसका कोई प्रमाण नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में लोग जो है कहानियों के माध्यम से इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाया करते थे। ठीक है, किसी भी लिपि का विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतिहास का उद्भव जो है आधुनिक काल में हो गया। इतिहास आज की कोई घटना नहीं है। इतिहास वर्षों से, जब से मानव का जन्म हुआ तब से इतिहास चलता रहा, परंतु उस समय जो है इतिहास बिखरा हुआ अवस्था में था। ठीक है, इतिहास बिखरा हुआ अवस्था में था। इतिहास कविताओं कथाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि श्रुति के माध्यम से पहुंचाया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। इसी के इर्द गिर्द जो है इतिहास चला करता था, लेकिन इतिहास बिखरा हुआ अवस्था में था। तो सर्वप्रथम 500 ईस्वी पूर्व में मनुष्य के कार्य एवं उनके विचारों को क्रमबद्ध रूप का एक रूप प्रदान किया गया। ठीक है, हेरोडोटस के माध्यम से। ठीक है, तो हेरोडोटस जी ने क्या किया कि 500 ईस्वी पूर्व में जो भी मानव के कार्य थे, उनके विचार थे, उनको क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब जब उनके इस तरह से कार्य उन विचारों को जब एक क्रमबद्ध रूप का जो है एक स्वरूप दिया गया, तो इस तरह इतिहास के पिता के रूप में हम हेरोडोटस जी को जानते हैं। ठीक है, अब हेरोडोटस जी के बारे में मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि हेरोडोटस को तो हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में लिखा, परंतु एक बात यह भी है कि हेरोडोटस जी कभी भारत आए नहीं थे, तो उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में कैसे लिख दिया, यह भी एक सोचने वाली बात है। तो हुआ क्या कि भारत, जब भी कोई ग्रीक के व्यापारी हो या किसी और भी देश के व्यापारी हो, वो भारत आया करते थे व्यापार के उद्देश्य से। तो वो क्या करते थे कि यहाँ के लोगों का जीवन, उनके सांस्कृतिक, यहाँ का रहन सहन, वो लोग क्या कला पसंद है, उन्हें क्या संस्कृति पसंद है। ठीक है, उनके विचारों को वो समझने के बाद जो है हेरोडोटस जी उन्हीं के माध्यम से सारे तथ्यों को संग्रह करते थे और भारत के इतिहास के बारे में लिखा करते थे। तो ये हो गया हमारा इतिहास। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इतिहास के पिता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो हेरोडोटस जी को। ठीक है, अब इतिहास का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको बताया कि अतीत की घटनाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं, परंतु इतिहास में उनका एक प्रमाण होना चाहिए, तब वो इतिहास कहलाएंगे। उनका साक्ष्य होना चाहिए और साक्ष्य के साथ उस साक्ष्य को प्रमाणित होना चाहिए, तब वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो अतीत की घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं, परंतु उसका एक निश्चित प्रमाण हो वही इतिहास कहलाता है। तो आइए, इतिहास एक्चुअल में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, परंतु इतिहास में क्या क्या कुछ विशेषता है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, इतिहास जो है इसमें सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा होता है। ठीक है, समाज में जो भी घटनाएं होता है वो इतिहास के अंतर्गत जो है उसमें जो है उनका लेखा जोखा रहता है। यह घटनाएं निरंतर होती रहती है। ठीक है, इतिहास जो है निरंतर होती है। पहले देखिए, प्राचीन काल में आप जानते ही होंगे कि प्राचीन काल का इतिहास लिखा गया। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास लिखा गया, उसके बाद आधुनिक इतिहास लिखा गया, उसके बाद विश्व का इतिहास लिखा गया। ठीक है, फिर देश काल परिस्थिति के अनुसार इतिहास का जो
विषय वस्तु है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा होता है। यह घटनाएं निरंतर होती रहती है। इन घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि संपूर्ण जो भी घटनाक्रम का जो चित्र स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो इन घटनाओं का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि संपूर्ण घटनाक्रम का चित्र स्पष्ट हो सके। ठीक है, यही है इतिहास की विशेषता। उसके बाद देखिए बहुत सारे विद्वानों ने इतिहास की परिभाषा को अलग अलग अपने सुविधा के अनुसार या अपने मत के अनुसार प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो हेनरी जॉनसन के अनुसार भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। ठीक है, ये सारे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जिनका बुक नहीं है वो वीडियो को रोक करके आराम से देख करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए इतिहास की प्रकृति क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में इतिहास एक कथा के रूप में मिला था। उस समय लेखन कला का जो है विकास नहीं हुआ था। तो इतिहास को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गद्य या पद के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो मौखिक रूप से जो है वो सुना करके जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इतिहास, उसके बाद जो है लेखन कला का विकास होता है। उसके बाद हेरोडोटस जी महोदय जो है 500 पूर्व में चीजों को जो है जो भी इतिहास बिखरे हुए थे उनको एक संग्रह के रूप में उनके कार्यों, मनुष्य के जो भी कार्य थे, ठीक है, उनके संचालन को एकत्रित किया। इसलिए हेरोडोटस जी को जो इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इस तरह इतिहास की प्रकृति है। लेखन कला का विकास हो रहा है। उस समय लिपि मौजूद नहीं थी। जब लिपि जब आया उसके बाद लेखन कला का विकास हुआ। उसके बाद इतिहास को जो क्रमबद्ध ढंग से लिखना प्रारंभ होता है। तो यही है प्रकृति। और इतिहास कला के रूप में, तो इतिहास कला के रूप में है। बहुत सारे विद्वान जो है इतिहास को कला मानते हैं। उनका मानना है कि विज्ञान तो तथ्यों का अस्थिपंजर ही प्रदान करता है। कला के कारण ही यह सत्य, जो भी इतिहास के सत्य है वो सजीव हो उठते हैं। ठीक है, तो इतिहास जो है कला है। कला के माध्यम से चीजों को जो है, जो भी चीज मान लीजिए जो भी निर्जीव है उसको सजीव करने की जो कला है वो इतिहास में है। ठीक है, तो इसलिए कला के माध्यम से है चीजों को, निर्जीव को भी हम सजीव रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए इतिहास कला है। ठीक है, उसके बाद देखिए इतिहास विज्ञान के रूप में, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इतिहास तो वास्तव में सामाजिक विज्ञान का ही सामाजिक विज्ञान है, परंतु विज्ञान के जो भी लक्षण है वो इतिहास में मौजूद रहते हैं। इसीलिए हम लोग इतिहास को जो है, इतिहास और विज्ञान दोनों जो है, दोनों में काफी समानता पाए जाते हैं। तो देखिए विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास भी जो है ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, अब देखिए विज्ञान रूपी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है, इतिहास भी सार्वभौमिक है। इसे अवलोकन एवं परीक्षण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसमें कारण एवं परिणाम में जो है संबंध पाया जाता है। यह सत्य, तथ्य एवं निष्कर्ष पर आधारित होता है। ठीक, इतिहास भी वही है। मान लीजिए किसी भी चीज का जो है सत्य एवं तथ्य एवं निष्कर्ष के आधार पर जो इतिहास को जो है प्रामाणिक स्वरूप दिया जा सकता है। तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए उपयुक्त लक्षण के आधार पर इतिहास विज्ञान के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इतिहास कला में ये दोनों है। तो उपयुक्त विवेचना के आधार पर ये जो भी तथ्य हम लोगों ने पढ़ा, उसी विवेचना के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहास कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, और यह एक प्रकार से कला तथा विज्ञान का संगम है। ठीक है, तो जो भी इतिहास में कला तथा विज्ञान दोनों के लक्षण विद्वान है, परंतु आपको ध्यान देना होगा इतिहास सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, इतिहास में विज्ञान के लक्षण मौजूद है, यानी कि जो इतिहास के लक्षण है वही विज्ञान के लक्षण, दोनों में समानता है, परंतु इतिहास जो एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है,
अब देखिए इतिहास का क्षेत्र क्या है, आप पढ़ते आए होंगे। इतिहास का क्षेत्र जो है वो काफी विसंगत है। जैसे प्राचीन काल का इतिहास होता है, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है, सामाजिक इतिहास होता है, सांस्कृतिक इतिहास होता है, विश्व का इतिहास होता है। तो इतिहास का जो क्षेत्र वो काफी बड़ा है, ठीक है। उसको कई श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो इतिहास का अर्थ एवं परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट होता है कि इतिहास का क्षेत्र जो है वह अति विसंगत है, जो आदि काल से आधुनिक काल तक देश काल एवं प्रस्तुति के अनुसार जो है सतत परिवर्तनशील है और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार निरंतर विकास की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतिहास के श्रेणियों को आप देख लीजिए कि इतिहास का क्षेत्र क्या है। तो देखिए प्राचीन इतिहास इतिहास का एक प्रारंभिक इतिहास या अवस्था कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम प्राचीन घटनाओं का जो है अध्ययन करते हैं, या इस काल में जो है प्राचीन घटनाओं का विवरण जो है हमें मिलता है। उसके बाद देखिए आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास भी इतिहास की एक जो है एक शाखा है। इसके अंतर्गत आधुनिक काल की ऐतिहासिक घटनाओं एवं तथ्यों का जो है विवरण हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास का प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की बीच की अवस्था है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। इसके अंतर्गत हम मध्यकालीन जो भी घटनाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। सामाजिक इतिहास इतिहास की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समाज में होने वाली जो भी घटनाएं हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक इतिहास भी इतिहास की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक इन सब विषयों का जो है अध्ययन करते हैं। विश्व के इतिहास के अंतर्गत हम विश्व में होने वाली सारी घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि विश्व इतिहास की एक ही स्वरूप है, ठीक है। यह हमें मानव इतिहास हमें राष्ट्रों के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। तो विश्व का इतिहास के बारे में विश्व में होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसके बाद इतिहास के काल निर्धारण। इतिहास के जो काल निर्धारण की विधियां है उसको हम लोग देखेंगे। इतिहास के काल निर्धारण की विधि है तो कई तरह की विधि। देखिए इतिहास का जो काल निर्धारण है हम लोग अनुमान के अनुसार जो है किसी भी चीज का जो है समय काल निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें विशेष प्रकार की जांच या विधि की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से इतिहास के काल निर्धारण की दो विधियां हैं, ठीक है। एक है सापेक्ष विधि, दूसरा है निरपेक्ष विधि। सापेक्ष विधि क्या होता है? तो सापेक्ष विधि के अंतर्गत हम चीजों को जो है तुलना के माध्यम से है जो है काल निर्धारण निकाल देते हैं, यानी कि तुलनात्मक अनुमान के द्वारा जो है काल निर्धारण किया जाता है। उसे हम लोग सापेक्ष विधि का। सापेक्ष विधि क्या होता है कि किसी भी चीज का तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार जो है या तुलनात्मक विधि के द्वारा या तुलनात्मक अनुमान के द्वारा जो है काल निर्धारण किया जाता है, उसे हम लोग सापेक्ष काल निर्धारण की विधि कहते हैं। अब सापेक्ष काल निर्धारण की जो विधि है वह कई प्रकार से है। एक है स्तरीकरण विधि, ठीक है, लेयर वाला। उसके बाद पराग विधि, जीवाश्म विधि, प्रारूप विधि, फौना फ्लोरा विधि, फ्लोरीन विधि, ठीक है। तो स्तरीकरण विधि, स्तरीकरण मतलब होता है कि जो लेयर जितना नीचा पाया जाएगा वो सबसे प्राचीनतम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई लेयर है, पहला लेयर कोई लेयर है, ठीक। अब जो लेयर जितना नीचे पाया जाएगा वो अति प्राचीन होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है हमें पता लगाया जा सकते हैं। तो देखिए यह काल निर्धारण की सरलतम विधि है, ठीक है। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विधि से आशय यह है कि सबसे नीचे या सबसे पुराना, ठीक है। अब देखिए स्तरीकरण विधि में जो है इंडेक्स फॉसिल्स या मार्कर फॉसिल्स का भी उपयोग किया जाता है। इंडेक्स फॉसिल प्राकृतिक अवस्था में एक निश्चित स्तर से प्राप्त होता है। ये जीवाश्म उन
प्राणियों के होते हैं जो उस परत के बनते समय वहां पाए जाते थे। ठीक है, तो स्तरीकरण विधि क्या है? जो स्तर जो नीचे सबसे पाया जाएगा, ठीक है, वो हम लोग वो अति प्राचीन होगा। ठीक है, जब उत्खनन के द्वारा जब उस लेयर को प्राप्त किया जाएगा तो उसमें एक विशेष प्रकार का जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, इससे प्रमाणित हो जाएगा कि ये जो प्राणी है या जीवात्म है वो उस समय की है जिस समय वो लेयर वहां पर नया नया दबा था, तो उससे जो है उसका समय निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, और सबसे आसान विधि भी है। उसके बाद आता है प्रारूप विधि। देखिए, प्रारूप विधि, यह विधि जो है इसके द्वारा जो है किसी भी चीज का आकार एवं संरचना के द्वारा जो है काल निर्धारण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि अगर एक ही स्थान से दो तरह के पत्थर से बने औजार प्राप्त होते हैं तो दोनों की आपस में तुलना और समानता असमानता के परख के आधार पर जो है उसका काल निर्धारण किया जा सकता है। इसको हम लोग प्रारूप विधि कहते हैं। उसके बाद है पराग परीक्षण विधि। अब इसमें जो है वनस्पतियों के पराग कणों के माध्यम से जो काल निर्धारण किया जाता है। उसके बाद फौना फ्लोरा विधि। इस विधि में वनस्पति और प्राणियों में होने वाली विकासीय परिवर्तन तथा उनके जीवाश्म प्रमाणों को वर्तमान में उपस्थित जीवितों से मिलाकर काल निर्धारण किया जाता है। देखिए, उस समय के जो वनस्पति एवं प्राणी के अवशेष प्राप्त हुए, मतलब जीवाश्म पाए गए हैं, उसका जो है वर्तमान में जो प्राणी एवं पौधे उनके साथ जो है मिला करके यानी कि तुलना करके जो है जो काल निर्धारण किया जाता है। उसके बाद है जीवाश्म विधि। इस विधि के अनुसार वे स्थान जहां पर विशेष विलुप्त जीवों के जीवाश्म प्राप्त होते हैं वे अधिकांश पुराने हैं। जिन स्थानों पर ऐसे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं वे समानता नए हैं। ठीक है, तो जीवाश्म क्या था? जो जीवाश्म उस स्तर पर पाया जाएगा, ठीक है, वो सबसे पुराने हैं, और जहां पर नहीं पाया जाएगा वो नए हैं। ठीक है, जैसे मैंने लेयर के बारे में, जो लेयर जितना नीचे पाया जाएगा वो सबसे पुराना होगा, जो लेयर सबसे ऊपर पाया जाएगा वो नवीन होगा, नया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्लोरीन विधि। यह विधि हड्डी वाले प्राणी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इस विधि के आधार पर यह है कि एक ही स्थान पर पाई गई अस्थियों में फ्लोरीन से पता लगाया जा सकता है कि विभिन्न जीव एक ही परत या एक काल के हैं या नहीं। ठीक है, फ्लोरीन के माध्यम से जो है पता लगाया जा सकता है कि वह जीवाश्म एक ही समय के हैं या नहीं। ठीक है, तो इसी को हम लोग फ्लोरीन विधि कहते हैं। उसके बाद देखिए निरपेक्ष काल निर्धारण की विधि में सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियो एक्टिव खनिज द्वारा काल निर्धारण। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव खनिज का काल निर्धारण देखिए 1896 में एंटोनी बैकरल नामक फ्रेंच भौतिकी शास्त्र ने जो है रेडियो एक्टिविटी खनिज का जो है पता लगाया था, रेडियो एक्टिविटी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में एंटोनी बैकरल के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जो है काल निर्धारण किया जा सकता है रेडियो एक्टिविटी के द्वारा। उसके बाद है कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 विधि भूगर्भशास्त्री, मौसम विज्ञान, मानव शास्त्री द्वारा पुरातत्ववेत्ता बहुत सी घटनाएं का समय रेडियो कार्बन या कार्बन 40 विधि द्वारा बताते हैं। ठीक है, उसके बाद है पोटेशियम ऑर्गन विधि। पोटेशियम ऑर्गन विधि जो है कि इस विधि से जो 50,000 वर्ष से ज्यादा पुराना जीवाश्म सेलों की उम्र का पता करनी हो तो कार्बन 14 विधि अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में पोटेशियम ऑर्गन विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो 50,000 से ज्यादा
जो भी जीवाश्म है या सेल है उसका पता लगाने के लिए पोटेशियम ऑर्गन विधि का ही सहारा लिया जा सकता है। सबसे पुराना जीवाश्म या सेलों का पता लगाने का पोटेशियम, जो तकरीबन 50,000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। तो इस तरह के सेल एवं जीवाश्म का पता लगाने के लिए पोटेशियम ऑर्गन विधि का सहारा लिया जा सकता है, उससे काल निर्धारण किया जा सकता है। उसके बाद है रूबिडियम स्ट्रेशियम विधि। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि जैसे रूबिडियम 87 प्राकृतिक से मिलने वाला एक रेडियो एक्टिव तत्व है। विखंडन के बाद यह जो है स्ट्राशियम का निर्माण करता है। इसका अर्ध जीवन काल, अर्ध मतलब आधा जीवन काल जो है 49 अरब वर्ष है। ठीक है, लंबे अर्ध जीवन काल के कारण इस विधि का उपयोग बहुत प्राचीन चट्टानों के काल निर्धारण हेतु किया जाता है। तो देखिए रूबिडियम स्ट्राशियम विधि के द्वारा जो है बहुत पुराना जो है शैलों का या प्राचीन पत्थरों का काल निर्धारण के लिए रूबिडियम विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लेड विधि। ठीक है, लेड यानी कि सीसा। तो कुछ अग्नेय चट्टान या सेल में लेड का अस्थायी आइसोटोप Pb206 पाया जाता है। इस विधि का सिद्धांत यह है कि मूल मात्रा का आधा यूरेनियम U-238 लेड में बदल जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है मैंने अग्नेय चट्टानों में जो है इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बदलाव की इस प्रक्रिया में 447 करोड़ वर्ष लगते हैं। यदि माना जाए कि हमारे पास 1 ग्राम यूरेनियम है तो 4 अरब 47 करोड़ वर्ष के बाद वह आधा ग्राम ही रह जाएगा और शेष लेड बन जाएगा। इस प्रकार जीवाश्म में उपस्थित यूरेनियम और लेड की मात्रा का अनुपात ज्ञात कर जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो लेड के आधार पर, लेड विधि में क्या होता है कि लेड के आधार पर जो है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इतिहास का महत्व क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतिहास का महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतिहास के महत्व के बारे में बताएं। देखिए इतिहास, वैसे तो इतिहास जो है अतीत की घटनाओं का जो है क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसका एक निश्चित प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त है, उसे ही हम लोग इतिहास मानते हैं। ठीक है, यहां तक तो सही है। लेकिन इतिहास का जो है विशेष जो है जीवन में क्या सहायता है, व्यापारिक जीवन में क्या है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन में क्या है, ज्ञान माने किस किस क्षेत्रों में जो इतिहास को जो है अपना महत्व के रूप में देख सकते हैं। तो देखिए इतिहास जो है वो जीवन में सहायक, पहला महत्व क्या है तो जीवन में सहायक है। तो इतिहास सामाजिक वातावरण पर प्रकाश डालता है। इतिहास के अध्ययन से ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं तथा सामाजिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। इस प्रकार इतिहास का शिक्षण मानव जीवन के लिए लाभप्रद है। ठीक है, तो जीवन में सहायक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता। अब देखिए व्यवहारिक जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है, तो वर्तमान में जो हमारे सामने प्रमुख समस्या जीविका निर्वाह की है, इतिहास का अध्ययन इस समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात अध्यापन कार्य कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी में प्रशासकीय कार्य यानी कि जो यूपीएससी पीसीएस वाले एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं, विदेशी विभाग में आप कार्य कर सकते हैं। तो इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है आपके पास। बिना इतिहास का ज्ञान प्राप्त किए आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास का जो है व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए ज्ञान वृद्धि का साधन, इतिहास ज्ञान वृद्धि का साधन है। ऐसा कोई भी डिबेट ना हो जहां इतिहास से तुलनात्मक प्रश्न न पूछे जाए। ऐसा कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जहां इतिहास से प्रश्न ना हो।
ठीक है, आप कोई भी आप साइंस पढ़े हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन आप जब भी प्रतियोगी परीक्षा में पढ़िए, 2 ही सवाल आएगा इतिहास से, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो इतिहास इंपॉर्टेंट है। तो ज्ञान वृद्धि में साधन, इतिहास के अध्ययन द्वारा छात्र विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संसाधनों का ज्ञान प्राप्त करता है। इससे छात्र के ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर है व्यापक दृष्टिकोण का विकास। इतिहास शिक्षण के द्वारा बालक में भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास किया जा सकता है। इसके माध्यम से छात्र को एक ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न जातियों और समुदायों के पारस्परिक सहयोग से ही देश की उन्नति हुई है। ठीक है, तो वर्तमान परिस्थितियों की मांग है कि छात्रों के व्यापक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। इस संदर्भ में जो जिन विभिन्न जातियों के लोगों ने राष्ट्रीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में योगदान दिया है, उसके उन्हें बराबर सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, हमारा दृष्टिकोण उन सभी के तरफ होना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता या आजादी दिलाई है। ठीक है, किसी एक दृष्टिकोण के तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि सभी के तरफ जो है उनका विशेष सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश के प्रति अपनी जो है प्राणों की आहुति दी और हमारे देश को आजाद दिलाया। ठीक है, आजादी दिलाई। यहाँ देखा उनके मानसिकता का बोध। अब देखिए मानसिकता का बोध क्या है, तो इतिहास विषय का ज्ञान बालक की स्मरण शक्ति को दृढ़ बनाता है। इतिहास विषय कल्पनाओं पर आधारित होता है। इतिहास का अध्ययन करने से बालक को मानसिक परीक्षण प्राप्त होता है। यह विषय बालक को अतीत से लेकर वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ज्ञान कराता है। इसके माध्यम से बालकों में घटनाओं का अध्ययन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, यह विषय स्मृति स्तर को बढ़ाता है तथा ज्ञान को मजबूत बनाता है। तो मानसिकता का बोध में यह हो गया। अब देश प्रेम की भावना जागृत होना। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा बालक के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत किया जा सकता है। जब छात्र अपने देश की गौरवपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं तो उनके हृदय में अपने देश के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है। इतिहास का अध्ययन करने से उन्हें पता चलता है कि उनके पूर्वज ने किस प्रकार मातृभूमि की सेवा की थी। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्तमान को समझने में सहायक। तो देखिए इतिहास राष्ट्र की अतीत कालीन घटनाओं पर प्रकाश डालता है। बिना अतीत को ठीक प्रकार से समझे हम वर्तमान को समझ ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार इतिहास वर्तमान को समझने में सहायक है। ठीक है, तो हम लोगों ने इतिहास के महत्व को पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग कल जो है इतिहास जो भारतीय लेखन के स्रोत जो भी है, भारतीय इतिहास के लेखन के जो भी स्रोत होंगे उनको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी मैंने पढ़ा है वो आसानी से समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से पूरे बुक का अध्ययन कर सकूं और आपको भी करा सकूं। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।